Hello everyone, good morning. Welcome to my video Standard 8 Chapter 2 What is Around Us Part 2. In first part we talk about lithosphere and hydrosphere. Now in this video we are going to discuss about the atmosphere and biosphere and the effect of human activities on different spheres. तो आज के वीडियो में हमें जो बात करनी है वो एटमॉस्फेयर के बारे में बात करनी है। यह है स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 2 व्हाट इज़ अराउंड अस पार्ट 2। ये वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हो सके उतना शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताना है। ये मेरी कॉमन इंस्ट्रक्शन है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द एटमॉस्फेयर। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं अलग अलग मैंने एटमॉस्फेयर की स्लाइड्स या पिक्चर्स रखे हैं जिसमें आपको क्लियर दिख जाएगा कि वाई देयर इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन द अर्थ ड्यू टू दिस एटमॉस्फेयर। अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता तो अर्थ के ऊपर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम कभी भी होते नहीं। बाकी प्लैनेट के जैसा अर्थ भी एक सिंपल प्लैनेट होता उसके ऊपर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता। तो ये एटमॉस्फेयर क्या है? तो द स्फीयर ऑफ एयर दैट रैप्स द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड्स इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो जो अर्थ को हर एक डायरेक्शन से रैप करके यानी घेरे हुए हैं वो है एटमॉस्फेयर। तो यहाँ अर्थ हमें दिख रही है, ये आप देख रहे हैं, ये सब अलग अलग लेयर है एटमॉस्फेयर के, ये सभी डायरेक्शन में है। इट कैनॉट बी seen clearly with the naked eye like lithosphere and hydrosphere। तो एटमॉस्फेयर हमें क्लियरली दिखाई नहीं देता है जैसे हमें हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर दिखाई देता है। एटमॉस्फेयर इज composed of various gases, water vapor, dust particle, smoke, salt, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा। तो एटमॉस्फेयर किससे बना हुआ है? तो अलग अलग गैसेस से बना है। उसके अंदर वाटर वेपर भी है, डस्ट पार्टिकल भी है, स्मोक भी है, सॉल्ट भी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है। एटमॉस्फेयर इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड ट्रांसपेरेंट। एटमॉस्फेयर का कोई कलर नहीं है, उसकी कोई स्मेल नहीं है और वो ट्रांसपेरेंट है। अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो आप क्या सोचते हो इसके बारे में? ये आपको मुझे कमेंट करके लिखना है कि अगर एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो व्हाट हैपन इफ एटमॉस्फेयर डज नॉट ट्रांसपेरेंट। तो ये जवाब आपको मुझे कमेंट में देना है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में तीन एलिमेंट्स हैं, गैसियस भी है, लिक्विड भी है। जैसे अलग अलग गैस है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसियस है। लिक्विड में आप वाटर वेपर ले लो या तो वाटर ड्रॉपलेट्स ले लो, और सॉलिड में डस्ट पार्टिकल ले लो। ये सब एटमॉस्फेयर के अंदर है। इट कंटेंस अप्रोक्सीमेटली 78%। ये यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर 78% नाइट्रोजन है, अराउंड 21% ऑक्सीजन है, और बाकी के लेस देन 1% में अलग अलग गैसेस है। नियोन है, हाइड्रोन है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है, ऑर्गन है, कार्बन है। ये सब गैसेस, ये वाला इतने कार्बन देखो खाली इतने प्रोपोर्शन में है, फिर भी कितना इफेक्टिव है। अब यहाँ मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन ये होता और नाइट्रोजन का प्रोपोर्शन ये होता तो क्या होता? तो ये भी आपको मुझे कमेंट में लिखना है। ये आपको सोचना पड़ेगा। ये जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए रख रहा हूँ उसका रीज़न यही है कि आप सोचो, क्योंकि जब तक सोचोगे नहीं तब तक नया सीखोगे भी नहीं। इसलिए आपको सोचना पड़ेगा कि ये क्यों है। अगर नाइट्रोजन 20% होता और 21% और ऑक्सीजन 78 या 79% होता तो क्या होता? तो ये इतने सारे गैसेस इतने रेशियो में एटमॉस्फेयर के अंदर है। When we go higher from the surface of the earth, the amount of most of gases
इन द एटमोसफियर डिक्रीजेस। तो आप जैसे अर्थ से ऊपर की साइड जाते हो इस तरफ, तो जितने भी गैसेस है उसकी अमाउंट धीरे धीरे कम होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ हैवी, सो इट इज़ फाउंड मोर इन द लोअर लेयर ऑफ द एयर। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो हैवी है, इसलिए वो आपको ये वाले रीजन में यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी जो अर्थ से नज़दीक होता है। ओजोन गैस कंप्राइजेज ऑफ अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन इन द एयर। ओजोन जो है वो बहुत कम है बट बहुत ही इम्पोर्टेंट गैस है, क्योंकि दिस गैस एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम एक्सेसिव हीट ऑफ सन। तो ओजोन भले कम है पर ओजोन का काम क्या है कि वो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज जो है जो अर्थ तक आती है उसको एब्जॉर्व कर लेता है और उसकी वजह से हम प्रोटेक्टेड हैं। अगर ये ओजोन लेयर नहीं होता तो ये सब अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ के ऊपर आती, अगर हमारी स्किन को वो टच होती तो हमें अलग अलग डिसीज़ हो जाते हैं, हो सकता है हमारी स्किन जल जाए और हम मर जाए। तो ओजोन इतना इम्पोर्टेंट गैस है कि वो हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। दिस गैस इज़ मोर इन प्रोपोर्शन इन द मॉर्निंग इन द ओपन ग्राउंड एंड इन द एयर नियर द सी। तो ओजोन गैस को अगर आपको फील करना है तो अर्ली मॉर्निंग में वो प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है ओजोन का, और जो सी ओशन होता है, वाटर बॉडीज़ होते हैं, उसके नज़दीक इसका जो अमाउंट है वो ज़्यादा होता है। तो किस हिसाब से ये गैसेस होते हैं? तो गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कीप्स द लिविंग क्रीचर्स ऑन द अर्थ अलाइव। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो दो इम्पोर्टेंट गैस है जो ह्यूमन लाइफ को या तो कोई भी लिविंग थिंग्स को, लिविंग क्रीचर्स को अलाइव रखते हैं, ज़िंदा रखते हैं। नाइट्रोजन रिड्यूसेस द इंटेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का काम क्या है कि वो ऑक्सीजन की इंटेंसिटी कम करता है। अब यहाँ पे मेरा सेकंड जो क्वेश्चन था उसका आंसर आ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन इज़ हेल्प इन बर्निंग प्रोसेस और नाइट्रोजन जो है वो उसकी इंटेंसिटी को कम करता है। तो अगर ऑक्सीजन 78 या 79% होता तो ये जितनी भी वस्तु है, जितनी भी चीज़ें हैं अर्थ के ऊपर, वो सब जल जाती और नाइट्रोजन उसको कंट्रोल करने का काम करता है। वाटर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है वाटर। ड्यू टू हीट द वाटर in the form of vapor evaporates and mix with air which is known as the moisture। तो इवापोरेशन की वजह से जो वाटर है वो क्या हो जाता है, स्टीम बन जाता है और एयर के साथ मिक्स हो जाता है, जिसको हम मॉइस्चर बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ वेपर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो ये आपके साइंस में है, आपने सीखा ही होगा व्हाट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो ये जो वाटर वेपर है उसको कूलिंग होने की जो प्रोसेस है उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। वेरियस फॉर्म ऑफ मॉइस्चर लाइक ड्यू, फॉग, क्लाउड एंड प्रेसिपिटेशन आर ड्यू टू कंडेंसेशन। कंडेंसेशन की वजह से ये सब बनता है, क्लाउड बनते हैं, ड्यू होता है, फॉग होता है और उसकी वजह से रेन होता है। द इफेक्ट ऑफ एटमोसफियर इज सीन ऑन ह्यूमन बींग्स इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ सच एज देयर फूड हैबिट्स, क्लोथिंग हैबिट, कलर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा। तो एटमॉस्फेयर की जो इफेक्ट है वो ह्यूमन लाइफ के ऊपर डायरेक्ट होती है। अगर हॉट रीजन में रहते हो, हॉट एटमॉस्फेयर है, तो आपका क्लोथ, आपका फूड, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, आपकी रहने की स्टाइल वो अलग होगी। कोल्ड एटमॉस्फेयर में अलग होगी। तो एटमॉस्फेयर इज डायरेक्टली इफेक्ट ऑन द ह्यूमन लाइफ। मैनी डस्ट पार्टिकल आर सीन इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं। अगर अर्ली मॉर्निंग आप विंडो ओपन करोगे और सनलाइट को देखोगे तो आपको क्लियरली उसके अंदर डस्ट पार्टिकल दिखते हैं और शाम के टाइम पे भी ये दिखते हैं। आप ट्राई करके देखना एक बार। स्प्रेडिंग ऑफ सनरेज आर विजिबल ड्यू टू दिस पार्टिकल्स। ये डस्ट पार्टिकल की वजह से सनरेज विजिबल होती है। अदरवाइज जो सनरेज है वो हमें यहाँ से कौन सा कलर, येलो कलर की दिखती है और एक्चुअली में उसका कलर वाइट है, और ये डस्ट पार्टिकल की वजह से उसका कलर हमें येलो दिखता है। It is due to dust particle that it does not suddenly turn dark after the sunset and it does not suddenly turn bright after the sunrise। तो आपने सुबह में देखा होगा तो एकदम से सनराइज नहीं होता है या शाम को भी एकदम से सनसेट नहीं होता है,
क्योंकि ये जो डस्ट पार्टिकल है वो सनरेज जो सनलाइट है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, उसकी वजह से ये ऑल ऑफ सडन अंधेरा नहीं होता है, ऑल ऑफ सडन मॉर्निंग भी नहीं होती है, उजाला भी नहीं होता है. The sun rays are reflected back with the help of this dust particle on the surface of the earth and we receive the sunlight of the sun. We are able to listen to the sound due to the presence of atmosphere. Atmosphere की वजह से मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो आप सुन सकते हो, आप जो बोल रहे हो वो कोई और सुन सकता है. अगर अदरवाइज़ आप मून पे जाओगे जहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहाँ पे एक दूसरे को कुछ भी बोलोगे वो सुनाई नहीं देता है, बिकॉज एयर इज़ द मीडियम ऑफ ट्रांसफॉर्म ऑफ वॉइस. एयर जो है वो मीडियम है, इसकी वजह से हमारे वॉइस जो वाइब्रेशन है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रैवल करते हैं, जो आपने साइंस में पढ़ा है. और एटमॉस्फेयर की वजह से ही हम लोग अलग अलग ब्रॉडकास्ट देख सकते हैं, अलग अलग चैनल्स देख सकते हैं, लाइव मैच आती है तो देख सकते हैं, लाइव प्रोग्राम देख सकते हैं ड्यू टू सैटेलाइट. तो एटमॉस्फेयर इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्फीयर इन ऑल 4 स्फीयर. अब ये जो तीनों स्फीयर है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, इनकी वजह से जो 4th स्फीयर एग्जिस्टेंस होता है जिसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर, यानी अब हम हमारी बात करेंगे. ये एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर है जो आप लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ के ही आए हो. स्ट्राटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्राटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, ये अलग अलग लेयर के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज़ होती रहती है. ये सब गैसेस हैं अलग अलग अमाउंट में. तो ये है एटमॉस्फेयर के बारे में. अब हमें बात करनी है बायोस्फीयर के बारे में. तो दिस इज़ बायोस्फीयर, ये है हमारा बायोस्फीयर. देख लो वो 2 ग्रुप में भी डिवाइड है, बायोटिक एंड अबायोटिक, लिविंग एंड नॉन लिविंग. So the part of lithosphere, hydrosphere and atmosphere where the living world exists is known as biosphere. तो ये लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर की वजह से जो लिविंग वर्ल्ड बना है उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर. बायोस्फीयर इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्फीयर ऑन अर्थ, क्योंकि अगर हम नहीं होते तो ये जितना भी है उसका कोई यूज़ होता नहीं, और हम नहीं होते तो ये ख़राब भी हम नहीं करते, ये भी सही बात है. इसलिए बायोस्फीयर इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्फीयर्स ऑन अर्थ. अर्थ इज़ द ओनली प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम हैविंग बायोस्फीयर. तो पूरे सोलर सिस्टम में अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसके ऊपर बायोस्फीयर है. बायोस्फीयर इंक्लूड्स वेजिटेशन, एनिमल्स, इंसेक्ट एंड ह्यूमन बींग्स. बायोस्फीयर मीन्स जो भी लिविंग थिंग है, एनिमल है, प्लांट है, ट्रीज़ है, वेजिटेशन है, छोटे इंसेक्ट है, बड़े इंसेक्ट है, जो कुछ भी लिविंग है वो सब बायोस्फीयर में इंक्लूड होता है. वी ऑब्टेन फूड एंड मैनी अदर नेसेसरी थिंग्स फ्रॉम बायोस्फीयर. बायोस्फीयर में से ही हमें फूड और अलग अलग जो नेसेसरी वस्तु है, चीज़ें हैं, वो मिलती है. वी कैन नॉट लिव विदाउट वेजिटेशन एंड एनिमल्स. एनिमल्स और वेजिटेशंस के बिना हम रह नहीं सकते हैं. तो याद करो वो अर्ली ह्यूमंस वाला चैप्टर या टाइम. सबसे पहला जो अर्ली ह्यूमंस का एनिमल फ्रेंड बना था वो एक डॉग था. फिर बहुत सारे एनिमल्स को हमने यूज़ करना चालू किया, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ चालू की, ट्रांसपोर्टेशन चालू किया. स्टार्टिंग में जब फायर डिस्कवर नहीं हुआ था तो हम रो फूड खाते थे, फ्रूट्स और सीड्स वो सब खाते थे. तो वेजिटेशन एंड एनिमल आर वेरी नेसेसरी फॉर द बायोस्फीयर. बायोस्फीयर इज़ द बेस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड लिविंग. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. ये देखो यहाँ पे एक है नॉन लिविंग और एक है लिविंग. नॉन लिविंग एंड लिविंग. नॉन लिविंग में क्या आता है, तो जो रिवर्स है, माउंटेन्स है, मैन मेड जो है वो सब नॉन लिविंग में आता है. और लिविंग में क्या आता है, जो प्लांट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये लिविंग वर्ल्ड में आता है. तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नॉन लिविंग एंड लिविंग. लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फीयर फॉर्म द नॉन लिविंग पार्ट. तो ये तीनों तीन की वजह से नॉन लिविंग पार्ट बनता है. वाइल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूड इन द लिविंग वर्ल्ड. तो ये सब लिविंग वर्ल्ड में आता है. तो ये है हमारा बायोस्फीयर जिसमें हम अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं. ये तीन स्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फीयर का हम यूज़ करते हैं, और ये तीनों की वजह से ही बायोस्फीयर है. अब जो हमारी एक्टिविटीज़ है उसका रिज़ल्ट क्या है, ये जो बायोस्फीयर में हम हैं तो हम क्या करते हैं ये हमें देखना है. तो इट इज़ वेरी बैड
and negative activities done by us. Effect of human activities on sphere, last topic of this chapter. So human beings knowingly and unknowingly undertake many activities for their development. तो humans जो है वो अपने development के लिए knowingly और unknowingly बहुत सारी activities हम करते हैं जिससे development हो. Human action causes an imbalance in the different sphere. हमारी जो activities है उसकी वजह से ये जो चार स्फीयर है, तीन मेन, उस एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, उसके अंदर बैलेंस नहीं रहा. ये बैलेंस हमने डिस्टर्ब कर दिया है. ड्यू टू दिस द बैलेंस ऑफ वेरियस स्फीयर्स इज थ्रेटन. इसकी वजह से ये अगर तीन स्फीयर अगर डेंजर में आए तो इनडायरेक्टली बायोस्फीयर भी डेंजर में आ ही जाएगा. ये हमें समझने वाली बात है कि हम जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं क्यों करते हैं, डेवलपमेंट के लिए करते हैं. ये डेवलपमेंट किसकी वजह से हो रहा है, तो ये तीन स्फीयर की वजह से हो रहा है. अर्थ के ऊपर हम सब ये एक्टिविटी करते हैं. ड्रिंक में क्या लेते हैं हम, पानी ही पीते हैं. पानी के बिना तो कोई एक्टिविटी होगी नहीं. और ब्रीथ इन कैसे करते हैं, एटमोस्फियर में. अब हमारी एक्टिविटी से अगर ये तीन स्फीयर पॉल्यूटेड हुए तो फिर हम कहाँ जाके रहेंगे और हम कैसे बचेंगे, ये हमें सोचना है. तो ये इम्बैलेंस की वजह से जितने भी स्फीयर है वो कहीं ना कहीं पॉल्यूटेड हुए. अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग, टू मच ड्रिलिंग ऑफ मिनरल ऑयल एंड एक्सेसिव ड्रिलिंग ऑफ ट्यूबवेल्स अफेक्ट द लिथोस्फीयर एंड कॉसेस एंड इम्बैलेंस. तो न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं, कांस्टेंट मिनरल ऑयल निकाला जाता है, ट्यूबवेल्स हम ड्रिल करते हैं, उसकी वजह से क्या हुआ है, लिथोस्फीयर जो है उसका बैलेंस बिगड़ गया है. The dumping of waste from villages and cities along with industrial waste into water bodies pollute them. तो जितना भी वेस्ट है विलेज का, सिटीज़ का, इंडस्ट्रीज़ का, वो वाटर बॉडी में हम डालते हैं, उसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन हो रहा है. द पोलर कैप्स हैव स्टार्टेड मेल्टिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग हीट. कांस्टेंट CO2 बढ़ने की वजह से हमारे जितने भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर जो आइस है, आइस कैप्स है, वो मेल्टिंग होना चालू हो रही है. अब ये मेल्टिंग होगी तो क्या होगा कि ओशन का लेवल जो है वो बढ़ेगा, वाटर लेवल. अगर वो वाटर लेवल बढ़ेगा तो जितनी भी लैंड उसके नज़दीक में वो सब उसके अंदर सिंक हो जाएगी. अब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी तो अभी नहीं है कि हम लोग लैंड बना सके. अब सब लैंड पानी के अंदर सिंक हो जाएगी तो सवाल ये है कि हम रहेंगे कहाँ पे और कैसे हम लोग जो अभी एक्टिविटीज़ करते हैं वो करेंगे. तो कांस्टेंट CO2 बढ़ने की वजह से ये सब प्रॉब्लम आ रहा है. एटमॉस्फेयर जो है उसके अंदर जो हीट है वो कांस्टेंट बढ़ रही है. द ऑयल स्पिल्स फ्रॉम शिप्स एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट इनटू वाटर कॉजेस द डिस्ट्रक्शन ऑफ मरीन लाइफ विच इज़ हाईली डेंजरियस फॉर द हाइड्रोस्फीयर. तो हाइड्रोस्फीयर खाली हमारे लिए नहीं है, उसके अंदर एक्वेटिक लाइफ भी है. अब बड़े बड़े शिप्स में से ऑयल अगर स्पिल होता है या तो जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो हम ऐसे बड़ी वाटर बॉडीज़ में डालते हैं, उसके वजह से ये जो मरीन लाइफ है वो भी डेंजर में आ गई है. हार्मफुल गैसेज इमिटेड बाय इंडस्ट्रीज, वर्कशॉप्स, पावर स्टेशन एंड व्हीकल्स पॉल्यूट एयर. तो ये जितने भी हार्मफुल गैसेज है जो एयर में मिक्स होते हैं उसकी वजह से एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम है. आज की डेट में देखो कितना एयर पोल्यूशन है, हमें फ्रेश एयर भी नहीं मिल रही है. The areas with the higher frequency of vehicles shows increased rate of carbon dioxide in the air, carbon monoxide in the air. तो carbon monoxide is deadly gas, it is poisonous gas. अब ये अगर इंक्रीज होता रहेगा तो अगर इसकी ये हमने ब्रीथ में, हमारे ब्रीथिंग में आ गया तो हम तो एक ही सेकंड में मर जाएंगे. पर जहाँ पे व्हीकल्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पे ये कार्बन मोनोक्साइड एग्जिस्ट होता है. The amount of CO2 in the air increases due to the cutting of trees. क्योंकि ट्रीज़ का काम क्या है कि वो CO2 को एब्जॉर्व करते हैं और उसके बदले में हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं. अब हमारे पास अभी तो फ़िलहाल ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम CO2 जो एटमॉस्फेयर में उसको एब्जॉर्व करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट करें. तो ट्रीज़ ही हमारे सबसे बेस्ट फ्रेंड है. जितना भी ये पॉल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, लिथोस्फीयर का हो, हाइड्रोस्फीयर का हो या एटमॉस्फेयर का, ये सब पॉल्यूशन ट्री ही सॉल्व कर सकते हैं. द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर इंक्रीजेज ड्यू टू द कटिंग ऑफ ट्रीज. हीट ऑन द अर्थ इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन CO2 इन एयर.
तो ये लास्ट 100 ईयर्स में अगर हम देखने जाए तो 2 to 3% जो है वो हीट इंक्रीज़ हुई है। ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, जो आगे वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। इन दिस वे ह्यूमन एक्टिविटीज़ अफेक्ट द बायोस्फीयर। तो ये जितने भी हमारी एक्टिविटीज़ हो रही है जिसकी वजह से ये लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेड हो रहे हैं, वो इनडायरेक्टली इफेक्ट हमारे ऊपर ही हो रहा है। उसकी वजह से बायोस्फीयर भी पॉल्यूट हो रहा है और डेंजर में आ गया है। The nurturing links of nature are endangered due to the exploitation of environment which endangers the biosphere. तो अगर हमें बायोस्फीयर को बचाना है तो हमें ये तीन स्फीयर को बचाना ही पड़ेगा, और उसके लिए मैक्सिमम ट्रीज ग्रो करने ही चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ कि हर एक जो ह्यूमन बीइंग है अर्थ के ऊपर, उनको अपनी लाइफ में एक ट्री ग्रो करना चाहिए। कंपलसरी एक ट्री ग्रो करना ही चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा ट्रीज़ होंगे उतना हम पॉल्यूशन को कंट्रोल में ला सकते हैं, और हो सके उतनी हमारी लाइफ को सिंपल तरीके से हमें स्पेंड करना चाहिए। जितनी हम डिमांड कम करेंगे, जितनी हम सिंपल लाइफ स्पेंड करेंगे, उतना हमारे लिए अच्छा है। या तो अल्टरनेटिव यूज़ हमें एनर्जी के ढूंढने पड़ेंगे। जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ये जितने भी हैं सोर्सेज, उसको इंक्रीज, उसके पीछे टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए कि हम कैसे इसको मैक्सिमम यूज़ करें। हॉलीवुड्स की बहुत सारी पिक्चरों में दिखाया जाता है कि सोलर एनर्जी को वो कैसे यूज़ करते हैं। तो हमें ये मैकेनिज़्म सीखना पड़ेगा, और उसके लिए आपका जो स्टडी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप ध्यान दे के स्टडी करोगे तो आप ये मैकेनिज़्म फ्यूचर में बना सकते हो कि किस तरह से हम सोलर एनर्जी को मैक्सिमम यूज़ करें और विदाउट पॉल्यूशन हम डेवलपमेंट करें। क्योंकि हमारी जो लाइफ है इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन नेचर। नेचर के ऊपर हमारी लाइफ है। अगर ये लैंड नहीं होगी, एयर नहीं होगी, वाटर नहीं होगा, तो हम भी नहीं होंगे, ये एकदम फिक्स है। तो हम इमॉर्टल तो नहीं हैं, पर जितने भी ईयर हम इस अर्थ के ऊपर हैं, अगर हमें हेल्दी रहना है और एन्जॉय करना है ये पीरियड को, तो हमें ये जितने भी स्फीयर है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। वी शुड टेक केयर ऑफ एयर, लैंड एंड वाटर एनी हाउ। अगर हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो अल्टीमेटली हमारी लाइफ डेंजर में आ सकती है। और फिलहाल हम देख भी सकते हैं कि कितना एटमॉस्फेयर, कितना प्रॉब्लम्स चालू है, कितने सारे इंसिडेंट्स होते रहते, कितने लोग मरते रहते। तो अगर यही करना है तो एक दिन ये अर्थ भी एम्प्टी हो जाएगी, कोई ह्यूमन लिविंग क्रीचर अर्थ के ऊपर नहीं रहेगा। और फ्यूचर की जनरेशन को हम क्या देंगे? सपोज़ आप क्या चाहते हो कि आपके पापा आपके लिए क्या छोड़ के जाए? अच्छी वेल्थ, अच्छा बैंक बैलेंस, अच्छी फैसिलिटी, या ये चाहते हो कि आपके पापा आपके लिए कुछ नहीं छोड़ के जाए, आपको रोड पे ला के रख दे? तो ये एक सीधी बात है कि हमें नेक्स्ट जनरेशन का भी सोचना है कि आज अगर हम ये अर्थ को प्रोटेक्ट करेंगे तो अगले नेक्स्ट जनरेशन इसको एंजॉय करेगी और वहाँ से कुछ सीखेगी। अगर हम ही आज उसको स्पॉइल करेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन क्या सोचेगी हमारे बारे में, कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन लोगों ने क्या किया, पूरी अर्थ को ख़राब करके चले गए। तो वो दे विल ब्लेम ऑन अस। सो इफ वी वांट that next generation appreciate our work and they learn something good from us, then we must protect the earth anyhow। और यही इस चैप्टर से हमें सीखना है, इसीलिए ये चैप्टर आपके इस सिलेबस में है। तो आप लोग भी एक डिसाइड कर लो आज कि हो सके तो अपनी लाइफ में एक प्लांट, एक ट्री तो आप ग्रो करोगे। छोटा प्लांट नहीं, हाँ, ट्री ग्रो करना है, और दैट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। ये आपकी मम्मी ने आपको जब बॉर्न हुए थे वहाँ से लेके 8 स्टैंडर्ड तक कितना बड़ा करने में कितना टाइम स्पेंड किया और कितनी केयर की, इतनी लंबी और केयरिंग प्रोसेस है। पर यू फील प्राउड दैट यू ग्रो अ ट्री इन योर लाइफ। आपको प्राउड होगा फ्यूचर में, और फ्यूचर में जो भी वो ट्री को यूज़ करेगा वो आपको ब्लेसिंग्स देंगे। वहाँ पे जो बर्ड्स रहेंगे, वो जो नेस्ट बनाएंगे, वो शैडो में जो ह्यूमंस बीइंग रेस्ट करेंगे, उसके फ्रूट्स जो खाएंगे, दे विल गिव्स यू ब्लेसिंग्स, एंड दैट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ आवर लाइफ। देखो, सब लोग मरने वाले हैं, वी आर नॉट इमॉर्टल। हम लोग कभी ना कभी मरेंगे, और मरने के बाद हम हमारे साथ में क्या ले जाएंगे?
तो यहाँ से अर्थ के ऊपर से एक भी वस्तु, एक भी चीज़ हम हमारे साथ नहीं ले जाने वाले हैं। ना ही पैसा, ना ही बंगलो, ना ही गाड़ी, ना ही ये नॉलेज, ना ही टेक्स्ट बुक, ना ही होमवर्क, कुछ भी नहीं। हाँ, पर आफ्टर अवर दैट वन थिंग मस्ट कम विथ अस, दैट इज़ द ब्लेसिंग्स ऑफ अदर पीपल्स। अगर आपको वो अर्न करना है तो आपको नोबल वर्क करने ही पड़ेंगे, और ट्री ग्रो करना एक नोबल वर्क ही है। और हो सके तो आपको ये डिसीज़न लेके एक ट्री ग्रो करना चालू करना है। सो दिस इज़ इनफ थिंग ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 9th स्टैंडर्ड में ये जो चैप्टर है बहुत ही डिटेल में है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे 8th स्टैंडर्ड के हिसाब से। इसके बाद ये कुछ एक्सरसाइज है यहाँ पे, ये आपको कंपलसरी करनी है। इसका सॉल्यूशंस आपको ढूंढना है। अगर नहीं मिलता है तो मुझे कांटेक्ट करना है, टेक्स्ट करना है, और ये वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, मैक्सिमम चैनल्स को सब्सक्राइब करना है, और अपना ध्यान रखना है, घर पे ही रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग बुक्स को रीड करना है, अपना नॉलेज बढ़ाना है, और अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखना है। ठीक है, तो like the video, share the video, subscribe the channel, and take care. Stay home, stay safe. Good night. God bless you. Thank you very much.